हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड जीके टेस्ट पार्ट 80 आज पहुंच चुके हैं हम। बहुत ही महत्वपूर्ण उत्तराखंड जीके के एमसीक्यूज यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और देखिए दोस्तों, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है अपने चैनल पे। जो 3 टेस्ट सीरीज चल रही हैं, उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज जिसका आज पार्ट 80 है, सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज जो लगभग 70 पार्ट हो चुके हैं, और जीके के टेस्ट सीरीज जो कि 50वें पार्ट तक पहुँचने वाली है। तो इन से 3 सीरीजों को, आपने टेस्ट सीरीजों को बिल्कुल मिस नहीं करना है, जो भी एस्पिरेंट है यूके ट्रिपल एस ग्रुप सी एग्जाम के, ठीक है। तो बिल्कुल मिस नहीं करना। चलिए बढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन को देखेंगे आज यूके जीके टेस्ट का। कौनपुरगढ़ कहाँ स्थित था, ठीक है। जब हम उत्तराखंड इतिहास पढ़ते हैं दोस्तों, तो पंवार या परमार वंश की स्थापना पढ़ते हैं। तो पंवार शासकों की पहली राजधानी कहाँ पे थी? तो पंवार शासकों की पहली राजधानी चाँदपुरगढ़ी में थी, ठीक है। चाँदपुरगढ़ी या चाँदपुरगढ़। तो चाँदपुरगढ़ के निकट ही हमारा एक और गढ़ था दोस्तों, जिसका नाम था कौनपुरगढ़। बहुत से इतिहासकार इसका खंडन भी करते हैं, बहुत से इतिहासकार इसको मानते भी हैं, यानी कि इतिहासकारों में भी आपसी इसमें कंट्रोवर्सी है इस पॉइंट को लेकर। लेकिन कौनपुरगढ़ के साक्ष्य प्राप्त भी होते हैं, ठीक है। और इसकी लोकेशन थी चमोली में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कौनपुरगढ़ की लोकेशन कहाँ पे थी? चमोली में। चाँदपुरगढ़ भी कहाँ पे थी? चमोली में। अब थोड़ा करेक्शन करते हैं लास्ट टॉपिक का, ठीक है। पार्ट 79 में मैंने आपको ये बताया था, जो अगली राजधानी होती है फिर चाँदपुरगढ़ के बाद हमारी अगली राजधानी कहाँ जाती है अजयपाल के टाइम पे? देवलगढ़, ठीक है। तो देवलगढ़ मैंने उसमें चमोली बता दिया था दोस्तों, ठीक है। उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। देवलगढ़ की लोकेशन है हमारी कहाँ पे? देवलगढ़ कहाँ पे सिचुएटेड है? पौड़ी गढ़वाल में, ठीक है। फिर देवलगढ़ के बाद राजधानी कहाँ पे चली जाती है? देवलगढ़ के बाद फिर श्रीनगर। तो फिर उसके बाद जब हमारे गोरखा शासनकाल स्थापित हो जाता है, तब तक श्रीनगर ही रहती है। फिर जैसे ब्रिटिश काल आता है, तो ब्रिटिश काल में श्रीनगर फिर हमारा, क्योंकि गढ़वाल का ही बंटवारा हो जाता है। आधा गढ़वाल ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल में डाल देते हैं, और आधा गढ़वाल उत्तरी भाग हमारा कहाँ चले जाता है? टिहरी रियासत के पास, ठीक है। तो बाद में हमारी श्रीनगर राजधानी यहाँ पे हट जाती है और नई राजधानी टिहरी बनाते हैं कौन? सुदर्शन शाह। तो आपको ये महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखना है। कौनपुरगढ़ चाँदपुरगढ़ कहाँ पे थी? चमोली में थी। देवलगढ़ और जो श्रीनगर था वो हमारा पौड़ी गढ़वाल हो जाएगा, ठीक है। इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। इसके साथ साथ कल एक लास्ट टॉपिक मैंने जीके का भी दिया था दोस्तों, उसको भी आप करेक्ट करेंगे। जीके टेस्ट सीरीज में मैंने आपको बताया वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। तो थोड़ा मिस हो गया था पॉइंट। तो केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में 8 है। वीडियो में 9 बता दिया गया था, 8 है वर्तमान में, ठीक है। क्योंकि दादरा नगर हवेली जो हमारी है, दादरा एवं नगर हवेली, और दूसरा दमन एवं दीव जो है, इनको मर्ज कर दिया गया आपस में, ठीक है। अब ये सिंगल यूनियन टेरिटरी में आते हैं दोनों, ठीक है। पहले अलग अलग थे दोनों। तो अब हमारे पास टोटल 8 है। नहीं तो पहले 7 थे, 7 में फिर 2 नए बने तो 9 हो गए थे, लेकिन फिर 2 को मर्ज कर दिया तो 8 हो गए। तो वर्तमान में हमारे पास कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 8 आपका सही आंसर होगा, ठीक है। इसको करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विंसर वन्य जीव विहार कितने किलोमीटर में फैला हुआ है? अच्छा क्वेश्चन है। तो विंसर वन्य जीव विहार पहले तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे स्थित है। अल्मोड़ा में दोस्तों। स्थापना वर्ष है 1988, ठीक है। 1988 में स्थापित हुआ था विंसर वन्य जीव विहार। और इसका टोटल क्षेत्रफल 47 वर्ग किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। 47 वर्ग किलोमीटर के आसपास इसका टोटल एरिया है, ठीक है। अगर बात की जाए सबसे छोटा हमारा वन्य जीव विहार पूछा जाता है कभी, तो सबसे छोटा मसूरी वाला हो जाता है हमारा, ठीक है। ये भी याद रखें आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से सालमली नदी किसका प्राचीन नाम है? तो दिए गए विकल्पों में बताना है कौन सी नदी है दोस्तों जिसका प्राचीन नाम सालमली था। अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, सालमली दिया गया है जो यहाँ पे ऑप्शन है, बिल्कुल भी कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। सालमली जो प्राचीन नाम था वो किसका था? हमारा सुयाल नदी, ठीक है। सुयाल नदी वही जिसके तट पर बाड़े छिना है, लाखू उडियार, जहाँ से हमारे प्रागैतिहासिक कालीन चित्र मिलते हैं, ठीक है। कई बार क्वेश्चन बन चुका है। जो हमारा लाखू उडियार है, जहाँ से प्रागैतिहासिक कालीन चित्र मिले हैं, ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसकी लोकेशन है सालमली या सुयाल नदी, ठीक है। तो प्राचीन जो हमारे ग्रंथ है दोस्तों, प्राचीन ग्रंथों में यही बोला गया है, जो हमारी सालमली नदी है और हमारी कौशिका नदी है, कौशिका मतलब कोशी नदी, ठीक है। सालमली नदी और कौशिका नदी के मध्य में एक पर्वत चोटी है जिसको कासाई पर्वत बोला गया है, ठीक है। कासाई पर्वत। और यही कासाई पर्वत प्राचीन बिल्कुल ग्रंथों के हिसाब से नाम था किसका? अल्मोड़ा का। यहीं पर अल्मोड़ा बसा। अल्मोड़ा एक तरफ सुयाल नदी घाटी है और एक तरफ अल्मोड़ा में कोसी नदी घाटी, इन दोनों के बीच में पर्वत चोटी है। अल्मोड़ा एक पर्वत पे बसा हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको याद होना चाहिए। कोसी का प्राचीन नाम आता है तो दोस्तों, तो कोसी का प्राचीन नाम क्या है? कौशिका, बता चुका हूँ। सालमली किसका? सुयाल का। अलकनंदा का अगर पुराना नाम पूछा जाता है, प्राचीन नाम, तो अलकनंदा का कहीं कहीं पर हमें नाम प्राप्त होता है हिरण्यवती। इसको भी आप नोट कर लें। पौराणिक ग्रंथों में हिरण्यवती भी बोला गया अलकनंदा को, ठीक है। यमुना तो यमुना या जमुना भी बोलते हैं यमुना को, ठीक है। यो जो का हमारा अपभ्रंश हुआ है वो आपको पता है। हमारा जमुना नदी था यमुना का प्राचीन नाम।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। घसियारी नृत्य कैसा नृत्य है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। उत्तराखंड का एक नृत्य है ये भी। घसियारी चित्र भी आपने देखा होगा। घसियारी नृत्य का मतलब दोस्तों ये होता है कि उत्तराखंड की जो बालिकाएं हैं इनको यहाँ पर नृत्य के माध्यम से दर्शाया जाता है। घसियारी नृत्य जो होता है, घास काटती हुई महिलाएं हैं या बालिकाएं हैं, इस तरह से ये नृत्य दर्शाया जाता है, ठीक है। और ये एक कलात्मक नृत्य है, यानी कि ऑप्शन इसमें सही आंसर हो जाएगा। ये एक कलात्मक, यानी कि इसमें घास काटने की कला दिखाई जा रही है ना, तो कलात्मक नृत्य है ये घसियारी नृत्य। ओके, ऑप्शन इस। नेक्स्ट देखिए, काफल पाको गीत एवं नंदनी गीत के रचनाकार कौन है? तो देखिए दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण रचना है काफल पाको गीत और नंदनी गीत। काफल पाको गीत तो हम बोल सकते हैं हमारे उत्तराखंड की पहचान भी है ये, ठीक है। काफल आपको पता है दोस्तों, उत्तराखंड का राजकीय फल है वर्तमान में। बहुत महत्वपूर्ण है, नोट कर लीजिएगा। उत्तराखंड का राजकीय फल क्या है? काफल है, ठीक है। तो काफल पाको गीत और नंदिनी गीत, इसके रचनाकार हैं चंद्र कुंवर बरतवाल जी। बहुत इंपॉर्टेंट नेम है उत्तराखंड के साहित्य जगत का, चंद्र कुंवर बरतवाल जी। छोटी सी अल्पायु में ही दोस्तों चंद्र कुंवर बरतवाल जी ने इतनी अच्छी रचनाएं की थी कि इनको रखा जाता है किसके समकक्ष? निराला के समकक्ष, ठीक है। यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है ना, जो हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, उन्हीं के समकक्ष हम रखते हैं चंद्र कुंवर बरतवाल जी को। जन्म हुआ था 1919 रुद्रप्रयाग के मालकोटी गांव में, और लेकिन उसके बाद दोस्तों 1947 सितंबर में मात्र 28 वर्ष की अल्पायु में निधन हो गया इनका, ठीक है। कुछ रचनाएं इनकी महत्वपूर्ण, जिसमें सबसे फेमस है हिमवंत नाम से जो इन्होंने काव्य संग्रह किया, ठीक है। हिमवंत, नोट कर लीजिएगा। हिमवंत किसका काव्य संग्रह? तो चंद्र कुंवर बरतवाल जी का। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना कब की गई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों केदारनाथ वन्यजीव विहार। स्पेशली किस पशु के संरक्षण के लिए? तो कस्तूरी मृग, ठीक है। कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए स्थापित है, और इसकी स्थापना हुई थी 1972 में, 1972 में। ऑप्शन डी इसमें सही आंसर है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। बागनाथ देवता की पूजा कौन सी जनजाति करती है? अच्छा क्वेश्चन है। उत्तराखंड की जनजातियाँ दोस्तों, पूरी प्लेलिस्ट में यहाँ पे सभी जनजातियों के बारे में विस्तार से मैंने बताया है, जरूर वॉच कीजिएगा जो नए लोग हैं। तो उत्तराखंड की जनजातियाँ बहुत फेमस है, जो कि जौनसारी है, भोटिया है, थारू है, बोक्सा है, राजी है, ठीक है। यहाँ पर बागनाथ देवता की बात हो रही तो बागनाथ देवता को पूजने वाली जनजाति है राजी। राजी जनजाति उत्तराखंड राज्य की एकमात्र आदिम जनजाति है जो आज भी जंगलों में निवास करती है। सबसे कम आबादी वाली जनजाति भी यही है, राजी, ठीक है। तो राजी के जो हमारे जो आराध्य देव होते हैं, होते हैं बागनाथ देवता। राजी जनजाति दोस्तों, ध्यान रखेंगे कौन सी भाषा बोलते हैं? मुंडा भाषा, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। इनमें से कौन सा पर्व थारू लोग शोक पर्व के रूप में मनाते हैं? अच्छा क्वेश्चन है भी। तो थारुओं के बीच में शोक पर्व के रूप में किस पर्व को मनाया जाता है? तो ये दीपावली का जो त्यौहार है दोस्तों, इसको शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर है, दीपावली। जौनसारी क्षेत्र में राजनीतिक जागरूकता का जनक किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो जौनसारी क्षेत्र, अगर देखिए जौनसारी जनजाति आप पढ़ेंगे ना तो अभी पता चलेगा। जौनसारी जनजाति में बहुत से लोग हैं दोस्तों, जैसे रतन सिंह जौनसारी हैं, जौनसार के आधुनिक कवि, ठीक है। यहाँ पर राजनीतिक जागरूकता का जनक पूछा जा रहा है, तो जौनसार में राजनीतिक जागरूकता का जनक दोस्तों माना जाता है किसको? गुलाब सिंह को। ऑप्शन डी इसमें सही आंसर है, गुलाब सिंह, ठीक है। ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है गुलाब सिंह, ठीक है। गुलाब सिंह देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, इसलिए बहुत फेमस नेम है ये, इसलिए इनको राजनीतिक जागरूकता का जनक भी कहा जाता है जौनसार क्षेत्र में। रतन सिंह जौनसार की मैं बात करूँ तो दोस्तों ये आधुनिक कवि हैं यहाँ के, ठीक है। बहुत से नाम अभी जौनसार से हम जानते हैं दोस्तों। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस प्रसिद्ध नाम पर रखा गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी 1983 में। किन किन जनपदों में विस्तृत है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो राजाजी फैला हुआ है 3 जनपदों में, देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी, ठीक है। महत्वपूर्ण है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए फेमस है? तो राजाजी जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, ये फेमस है किसके लिए? हाथियों के लिए, ठीक है, हाथी के लिए। और जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम राजाजी पड़ा, ये हमारा सी राजगोपालाचारी के नाम पे पड़ा है, ठीक है। तो राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी दोस्तों, इनका उपनाम था राजाजी। इन्हीं को सम्मान देने हेतु इस पार्क को बाद में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान बोला गया, ठीक है। तो हाथी के लिए फेमस है, ध्यान रखेंगे। स्थापना कब हुई थी? 1983 में हुई थी, नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। शंकराचार्य का ज्योतिर्पीठ कहाँ स्थित है? अच्छा क्वेश्चन है। तो आदि गुरु शंकराचार्य बहुत फेमस नाम है। आदि गुरु शंकराचार्य का उत्तराखंड में आगमन होता है दोस्तों। केदारनाथ में ये देह त्याग करते हैं, यानी कि वहाँ पे मृत्यु को प्राप्त करते हैं। और शंकराचार्य का जो ज्योतिर्पीठ है वो जोशीमठ में स्थित है, यानी कि ऑप्शन बी इसमें सही आंसर है, जोशीमठ चमोली में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शक्ति पत्रिका 1918 का पहला अंक किस दिन प्रकाशित हुआ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है देखिए दोस्तों, ठीक है।
तो शक्ति पत्रिका का इतिहास तो आप जानते हैं ना, शक्ति पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई थी, तो अल्मोड़ा से प्रकाशित हुई थी। ठीक है, शक्ति के संपादक कौन थे पहले, तो इसके संपादक थे बी.डी. पांडे यानी कि बद्रीदत्त पांडे। ठीक है, अब शक्ति पत्रिका क्यों शुरू हुई, तो शक्ति पत्रिका शुरू होने के पीछे भी एक बड़ा इतिहास है दोस्तों। जैसे ही 1913 में अल्मोड़ा अखबार की कमान किसको दी गई, बद्रीदत्त पांडे जी को। तो अल्मोड़ा अखबार में दोस्तों बद्रीदत्त पांडे जी संपादक बन गए 1913 में। तो उन्होंने लोगों की जन समस्याएं, जो उसमें वन आंदोलन हो रहे थे, ब्रिटिशर्स के जो वन बंदोबस्त हो रहे थे या ब्रिटिशर्स की जो भी नीतियाँ थी, उनके खिलाफ लिखना शुरू कर दिया था। और फाइनली एक दिन ऐसा आता है जिसमें कुछ एक ऐसी घटना का जिक्र हो जाता है। लोमस उसमें डिप्टी कमिश्नर होता है अल्मोड़ा का, और 1918 में वो बैन कर देता है अल्मोड़ा अखबार को। अल्मोड़ा अखबार बैन हो जाता है, लेकिन हमारे बद्रीदत्त पांडे जी कहाँ रुकने वाले थे, तो वो क्या करते हैं, कुछ मित्रगणों के सहायता से, प्रयासों से हमारा देशभक्ति प्रेस से निकलता है, देशभक्ति प्रेस से शक्ति पत्रिका निकलती है 1918 में। ठीक है, और दिन होता है 18 अक्टूबर का, 18 अक्टूबर, अगर डेट भी अगर आपको चाहिए तो लिख लीजिए। 18 अक्टूबर 1918 को शक्ति पत्रिका शुरू हुई थी दोस्तों, और उस दिन विजयदशमी का दिन था, यानी कि दशहरा का अंतिम दिन था, विजयदशमी। ठीक है, ऑप्शन ई सही आंसर इसका। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, कैसे भी बन सकता है। यूके ट्रिपल एससी के पैटर्न को पूरी तरह फॉलो किया जा रहा है आपकी टेस्ट सीरीजों में। ठीक है, काली कुमाऊं के शेर के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है, तो इनमें से किसको काली कुमाऊं का शेर कहा जाता है। ठीक है, नो डाउट द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, हर्षदेव ओली, इनको बोला जाता है काली कुमाऊं का शेर। इसके साथ साथ इनको मुसोलिनी भी कहा जाता है यहाँ का। ठीक है, हर्षदेव ओली की भी एक सक्रिय भूमिका रहती है दोस्तों उत्तराखंड आंदोलनों में, बहुत अच्छा काम किया था इन्होंने, इसलिए इनको काली कुमाऊं का शेर वगैरह बोला जाता है। काली कुमाऊं यानी कि चंपावत क्षेत्र में। ठीक है, वहाँ पे अच्छा इन्होंने आंदोलन किया था। उत्तराखंड में वन नीलामी के विरोध में आंदोलन कब हुए थे, ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो उत्तराखंड में वन नीलामी के विरोध में जो आंदोलन हुए दोस्तों 1977 में हुए थे, 1977 में वनों की नीलामी हो रही थी, ठेके पे दिए जा रहे थे वन, तो यहाँ के लोगों ने इसका विरोध किया था 1977 में। ठीक है, 1977 सही आंसर है। कुमाऊं में न्याय की देवी किसे कहा जाता है, अच्छा क्वेश्चन है। तो कौन है दोस्तों कुमाऊं में न्याय की देवी के नाम से फेमस, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन है जिया रानी। ठीक है, तो जिया रानी को कहा जाता है न्याय की देवी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1979 में उत्तराखंड क्रांति दल का गठन कहाँ पर हुआ था, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो उत्तराखंड क्रांति दल यानी कि यूकेडी की बात हो रही है दोस्तों, तो यूकेडी कहाँ पे इसका जन्म हुआ था, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, मसूरी में। ठीक है, तो 1979 में दोस्तों हमारी जो पर्वतीय जन विकास समिति थी ना, उसकी बैठक चल रही थी मसूरी में। तो यहीं पर डिसीजन लिया गया कुछ प्रबुद्धियों के द्वारा कि अब एक हम अपना अलग से दल बनाएंगे, क्योंकि 1980 में चुनाव होने थे, 1980 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव होने थे 1980 में। तो लोगों ने यहाँ पे डिसाइड किया कुछ बुद्धिजीवियों ने कि हम अपनी पार्टी बनाएंगे क्षेत्रीय, और फाइनली ऐसा हो भी गया। 1979 में मसूरी में ही यूकेडी की नींव पड़ जाती है, और 1980 का जब चुनाव होता है दोस्तों, मतलब यूकेडी एक सीट भी जीत जाती है, इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड राज्य से उत्तराखंड क्रांति दल का पहला विधायक कौन था, उत्तराखंड राज्य से उत्तराखंड क्रांति दल का पहला विधायक कौन था जिसने पृथक राज्य का प्रस्ताव विधानसभा में पेश किया। क्वेश्चन बहुत से बन जाएंगे। नाम है इसका जसवंत सिंह बिष्ट, जसवंत सिंह बिष्ट। ठीक है, बिष्ट की बात हो रही है यहाँ पे, रावत नहीं। जसवंत सिंह रावत अलग है जो सेना में थे। जसवंत सिंह बिष्ट यूकेडी के टिकट पे 1980 में चुनाव लड़ा रानीखेत सीट से, और फाइनली जीत भी गए, और उत्तर प्रदेश विधानसभा में जाकर पहली बार पृथक राज्य का मुद्दा उठाएंगे, प्रस्ताव देंगे वहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखें, यूकेडी का बंदा बोल रहा हूँ मैं अभी। ठीक है, उत्तराखंड क्रांति दल, ना कि कोई कांग्रेस या अन्य पार्टी का बंदा। महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा विराट की राजधानी कहाँ पर थी, तो महाभारत के वन पर्व, देखिए बहुत से क्वेश्चन निकल के आते हैं महाभारत के वन पर्व से। महाभारत के वन पर्व में जो हमारा पुलिंद राजा सुबाहु था उसकी राजधानी कहाँ थी, तो पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी तो श्रीनगर थी। यहाँ पे पूछा जा रहा है हमारा पुलिंद राजा विराट की राजधानी। ठीक है, तो पुलिंद राजा विराट की राजधानी थी दोस्तों, और महाभारत के वन पर्व में भी इसका उल्लेख है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बैराटगढ़। बैराटगढ़ जो कि निकट है कहाँ पे, कालसी के, देहरादून में। ठीक है, कालसी के निकट है बैराटगढ़। तो यहाँ पर दोस्तों पुलिंद राजा विराट की राजधानी भी रही थी कभी। खटीमा कांड कब घटित हुआ था, तो देखिए उत्तराखंड पृथक राज्य मांग के टाइम पे दोस्तों बहुत से यहाँ पे आंदोलन घटित हुए थे ना, उसमें कहीं कहीं पे आंदोलन क्या हो गए थे, उग्र हो गए थे, और भीड़ पे गोलियां वगैरह चला दी गई थी पुलिस के द्वारा। तो इनमें एक निसंशय घटना हमारी ये भी है, खटीमा कांड, यहाँ पे भी लोग शहीद हो गए थे, और खटीमा कांड घटित हुआ था 1 सितंबर 1994 को। ठीक है, उसके बाद 2 सितंबर को हमारा मसूरी कांड हो जाता है दोस्तों। मसूरी कांड के लिए लोग जमा होने आ रहे होते हैं, तो फिर बाटा घाट कांड हो जाता है 1994 में। फिर फाइनली हमारा जो होता है, हमारा कौन सा कांड होता है, 1 अक्टूबर को हमारा मुजफ्फरनगर कांड हो जाता है दोस्तों। ठीक है,
हालांकि बहुत जगह पे प्रसारित है कि 2 अक्टूबर को हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं है। 1 अक्टूबर की रात को ये घटना होती है, क्योंकि 2 अक्टूबर को दिल्ली जा रहे होते हैं सब लोग, दिल्ली में विरोध करेंगे करके, और मुजफ्फरनगर में बहुत ही निशंसनीय घटना होती है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे उस घटना को आज भी राज्य इतिहास का काला अध्याय बोला जाता है, काला दिवस बोला जाता है। ठीक है। मनोहर श्याम जोशी का जन्म कहाँ हुआ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, मनोहर श्याम जोशी। तो मनोहर श्याम जोशी से बहुत क्वेश्चन बनते हैं उत्तराखंड के एग्जाम्स में, आपको इनसे जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण पॉइंट याद होने चाहिए दोस्तों। मनोहर श्याम जोशी का जन्म हुआ था, मूल रूप से तो ये कहाँ के थे? अल्मोड़ा के थे दोस्तों। ठीक है, कहाँ के थे? अल्मोड़ा के। जोशी हैं, अल्मोड़ा के होंगे। ठीक है, लेकिन इनका जन्म हुआ था अजमेर में। ऑप्शन डी इसमें सही आंसर है। मनोहर श्याम जोशी का जन्म अजमेर में हुआ था 1933 में, 1933 में। मनोहर श्याम जोशी की कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे रचनाएं हैं, धारावाहिक हैं, जिनमें नाम लेते हैं हम लोग। ठीक है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, कक्का जी कहिन। ठीक है, बहुत से इनके अच्छे अच्छे यहाँ पे धारावाहिक, जिनमें सबसे फेमस हमारा हम लोग है। ठीक है, इसके अलावा इनके कुछ उपन्यास भी हैं, जैसे कैप हो गया, कस्बे हो गया, ये इनके उपन्यास भी हैं। ठीक है, बाकी जानकारी के लिए आप देख सकते हैं मनोहर श्याम जोशी उत्तराखंड के प्रमुख साहित्यकार में, इनका पूरा वीडियो दिया है दोस्तों। तो लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अगर बहुत से जल्दीबाजी कर देते हैं कैंडिडेट और देखेंगे नहीं मनोहर श्याम जोशी अल्मोड़ा, सीधे याद आएगा दिमाग में अल्मोड़ा, लेकिन अल्मोड़ा के तो थे ये मूल रूप से। ठीक है, मूल रूप से अल्मोड़ा के थे, लेकिन जन्म इनका अजमेर में हुआ था। यहाँ पे ये पूछा है एग्जाम में, क्वेश्चन में, तो ये जन्म पूछ रहा है, प्लेस पूछ रहा है, बर्थ प्लेस। जौनसारी संगीत के जनक कौन है? तो अभी हमने देखा दोस्तों, जौनसारी जो हमारे जौनसार में राजनीतिक जागरूकता वाले जनक थे, कौन थे? गुलाब सिंह थे। वैसे ही जौनसारी संगीत के जनक माना जाता है किसको? नंदलाल भारती को। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए इसमें सही आंसर हो जाएगा। नंदलाल भारती को जौनसारी संगीत का जनक कहा जाता है, और इनको दोस्तों जौनसार रत्न भी दिया गया है। ठीक है, संगीत के क्षेत्र में जौनसार रत्न से सम्मानित भी है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज उत्तराखंड जीके टेस्ट पार्ट 80। कितना स्कोर है आपका? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। कि इस क्वेश्चन में अगर डाउट वगैरह रहता है तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप 15 प्लस स्कोर करें तो बहुत अच्छा स्कोर आपका है दोस्तों, मान के चलिए। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन अपना ध्यान रखें, अच्छे से अपनी स्टडी करें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।